उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने मेरे कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष मेरे वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। दोस्तों, आज हम एक जजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर कोई ट्रायल कोर्ट ने आपको क्विट कर दिया है और उसके बाद भी कंप्लेनेंट परेशान करने के लिए आपको मतलब जो ऑर्डर को चैलेंज करती हैं और या फिर कोई स्टेट है वो उस ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, आपके क्विटल ऑर्डर को, और अपीलेट कोर्ट या इवन हाई कोर्ट में वो क्रिमिनल अपील फाइल करते हैं, तो आप अपने आर्गुमेंट्स के दौरान इस जजमेंट को कोर्ट कर सकते हैं। ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस जजमेंट में डिस्कस किया गया था कि जब भी कोई अपीलेट कोर्ट सॉरी जो जब भी कोई लोअर कोर्ट है, कोई अगर एविडेंस को अप्रिशिएट करती है और एक्विटल ऑर्डर दे देती है, तो अपीलेट कोर्ट की जो पावर है वो काफ़ी लिमिटेड होती है और रेयर केस में ही अपीलेट कोर्ट है एक्विटल ऑर्डर को ओवरटर्न कर सकती है, जब तक कोई ग्रॉस इलीगलिटी ना कर दी हो या फिर कोई कंक्लूजन्स जो अराइव्ड हो कि ट्रायल कोर्ट ने की हो वो काफ़ी ज़्यादा अनटेनेबल हो और या फिर बहुत ज़्यादा परवर्सिटी हो उस ऑर्डर में, तभी जाके अपीलेट कोर्ट है उस ऑर्डर को मतलब ओवरटर्न कर सकती है। और फिर एक और चीज़ इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस किया था कि कोई भी अक्यूज्ड होता है, उसकी जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो लॉ है वो यही कहता है कि हर अक्यूज्ड जो है वो इनोसेंट होता है। जब भी कोई ट्रायल कोर्ट एक्विटल ऑर्डर दे देती है तो उसकी जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है, मीन्स और मजबूत हो जाती है। तो यही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में डिस्कस किया है और इसके फैक्ट्स को भी हम जानेंगे इस जजमेंट में। क्या फैक्ट्स थे, आगे हुआ है, मतलब क्या मतलब लीगल इश्यूज रेज हुए थे इस जजमेंट में, और एक डिलेनेस का जो भी इशू है वो भी डिस्कस किया गया है। डिलेनेस में जो एफआईआर जो डिलेनेस में फाइल की जाती है और अगर उसके बाद भी अगर कभी कोई भी आपके आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज पे अगर आप ये जजमेंट दिखाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि जो भी एफआईआर हो प्रॉम्प्ट लेवल पे फाइल की जानी चाहिए। डिले जब फाइल की जाती है तो उससे एग्जेजरेशंस हो सकती हैं और क्योंकि कंसल्टेशंस कर सकती है कोई भी कंप्लेंट दूसरे लोगों के साथ मिलके, तो एक कलर्ड वर्जन जो है वो डाला जा सकता है जिसकी वजह से एक डाउट क्रिएट होता है। वो डाउट जो है वो अक्यूज्ड के फेवर में जाएगा जब तक कि जो कंप्लेनेंट है वो डिलेनेस को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं कर देता। तो आइए हम इस जजमेंट में क्या थे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ आप जजमेंट के ऊपर बता जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा डिटेल में तो हम आगे जाएंगे ही। तो एक चीज बता इसमें क्या हुआ था। ट्रायल कोर्ट ने जो है हस्बैंड को 1 महीने की सजा दे दी थी, सॉरी 1 साल की सजा दे दी थी, और बाकी जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनको एक्विट कर दिया था। और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया था, मींस एक एक्विटल ऑर्डर दे दिया था, मींस ऑर्डर को कन्विक्शन ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि जो हस्बैंड है उनको एक्विट किया जाए। तो अब जो था कि स्टेट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। देखिए, लोअर कोर्ट ने सजा दे दी, हायर कोर्ट ने जो है वो एक्विट कर दिया, सजा के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, फिर स्टेट ने अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट के ऑर्डर में। तो अब यही इशू पहलू सामने आए कि अगर सुप्रीम कोर्ट है वो, अगर कोई भी लोअर कोर्ट है वो उसके ऑर्डर को, जो एक्विटल ऑर्डर को ओवरटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो आप इस वीडियो में जानेंगे और इस जजमेंट को अपने जितने भी जो आर्ग्यूमेंट्स के स्टेज में बेशक कोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और आपके फेवर में डिसीजन जाएगा अगर फैक्ट्स जो हैं आपके साथ मैच करते हैं। आपका काम है कोर्ट को असिस्ट करना। ये भी आपको बिल्कुल हेल्पफुल करेगी ये जजमेंट अगर आप इसको डिस्कस अपने आर्गुमेंट्स के स्टेज में दिखाएंगे। तो देखिए, आइए पहले हम इसके जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और क्या थी जजमेंट उसके ऊपर भी देखते हैं। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, देखिए ये जजमेंट रिपोर्टेबल है और ये स्पेशल क्रिमिनल जो नंबर है वो 3426 ऑफ 2007 का है। क्रिमिनल अपील का नंबर इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल करके भी कोर्ट करेंगे तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रिस्पोंडेंट का नाम है वो बता रखा है। तो इसमें क्या था देखिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश थी, वो अपीलेंट थी। यहाँ पे अपीलेंट कौन है, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। उन्होंने क्या किया था देखिए, उन्होंने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है, जो हाई कोर्ट
आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट थी, जो हैदराबाद में जो बेंच है, उसके ऑर्डर को चैलेंज किया था कि उन्होंने जो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था, जो कि सेशन केस चल रहा था जो सो एंड सो करके, जिसमें जो हस्बैंड को सजा हो गई थी, हस्बैंड मतलब जो अक्यूज्ड है उनको सजा हो गई थी 498 के केस में, और हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था। तो इसके लिए एक्विटल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब फिर देखिए आगे क्या बताया, फैक्ट्स डिस्कस किए हैं कि मैरिज हुई थी, कंप्लेनेंट थी जो PW1 जो विटनेस थी, जो वो एक कंप्लेनेंट भी थी, और रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट मींस जो यहाँ पर जो A1 जो है वो रिस्पोंडेंट है, उनके बीच में शादी मैरिज हुई थी 1993 में। फिर आगे देखिए कुछ एलिगेशंस लगाई हैं, एलिगेशंस में ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतना देख लेते हैं कि 4 लोगों के ऊपर कंप्लेंट डाली गई थी। मदर इन लॉ जो थी वो A2 थी, और A4 लिखा हस्बैंड, ब्रदर्स एंड हिज वाइफ, A4 करके लिखा हुआ है। तो हस्बैंड के जो ब्रदर एंड हिज वाइफ थी उनको ऊपर भी ये डाला गया, और सिस्टर लॉ ऑफ द हस्बैंड मींस ननद के ऊपर भी जो है वो केस डाला गया है। एक तो 4 फैमिली मेंबर्स के ऊपर केस डाला गया, और एक दूसरी लेडी के ऊपर भी केस डाला गया था, जो कि मतलब एक किसी सेक्टर पे काम करती थी, किसी पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती थी। फिर बताया कि कुछ एलिगेशंस लगाई हैं, हम एलिगेशन ना देखते हुए थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। यही बताते हैं कि उन्होंने एक एलिगेशन लगाई थी कि 19 अप्रैल 1996 को हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने फोर्स हर टू कंज्यूम पॉइजन, पॉइजन देने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो एडमिट हुई थी नर्सिंग होम में, और सेमी कॉन्शियस स्टेट में पुलिस ने एक स्टेटमेंट ली थी, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। और फिर बताया कि हस्बैंड ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, लेकिन आफ्टर इवनिंग में इन्फॉर्म किया, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिटेड थी 2:30 बजे, लेकिन इवनिंग में इन्फॉर्म किया, और पेरेंट्स आए और घर आए, उन्होंने एक कंप्लेंट लॉन्च की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया किसी पर्सन के ऊपर। फिर डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से, 22 अप्रैल 1996 को डिस्चार्ज हो गई, और फिर वो पेरेंट्स के घर चली गई। फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रही थी, और हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स का कोई भी नहीं आया। फिर उन्होंने बताया कि जो कंप्लेंट थी वो लॉन्च हुई 22 मई, इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 19 अप्रैल 1996 का, और जो कंप्लेंट लॉन्च हुई थी 22 मई 1996 में लॉन्च हुई थी कंप्लेंट। और फिर कंप्लेंट जो थी फॉरवर्ड हुई पुलिस के CID हैदराबाद में। फिर उसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ A1 से A4 के ऊपर, जो फैमिली हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, 498 एज जो है, और 420 चीटिंग का, 494 बाइगेमी का, और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का जो है केस रजिस्टर्ड हुआ, और अटेम्प्ट टू किल जो 307 है। और फिर इसके बाद चार्जशीट जो फाइल हुई उसमें दो ही सेक्शंस थे, 494 420 जो हटा दिया गया, और सिर्फ 498 और 307 और 34 IPC मीन्स जो कॉमन इंटेंशन है उसके ऊपर चार्जशीट फाइल की गई। और फिर ट्रायल हुआ, ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने 9 विटनेस एग्जामिन किए, और डिफेंस ने कोई अपना एविडेंस नहीं दिया, और ट्रायल कोर्ट ने अप्रिशिएट किया एविडेंस को। जो फादर थे कंप्लेनेंट के, जो कि PW3 थे, और नेफ्यू ऑफ PW3 में से फादर के जो नेफ्यू थे, उन्होंने P4 जो है उनका एग्जाम जो विटनेस जो है एविडेंस को मतलब जो अप्रिशिएट किया। और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर थे ऑफ कुलीग ऑफ PW3, P6 थे उनको किया, और नेबर्स थे PW7, जो PW3 के जो नेबर्स थे उन्होंने उनके सारे जो विटनेस थे उनको फिर कंक्लूजन पे आए कि मैं कुछ मतलब जो है कि ट्रायल कोर्ट ने इन्फर्ड किया कि एक लॉरी जो परचेज की गई थी वो कंप्लेनेंट वाइफ पे की गई थी, और हरासमेंट जो थी कि 50,000 रुपये मांगे गए पेरेंट्स से। और फिर कंक्लूजन पे आया कि को बेशक कोई स्पेसिफिक इंसिडेंस नहीं है क्रूअल्टी का, लेकिन जो लॉन्ग कोर्स ऑफ कंडक्ट है A1 का मीन्स जो हस्बैंड का, वो बताता है कि हरासमेंट जो है कि बेसलेस नहीं है। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने जज ने A1 को गिल्टी पाया और सजा दे दी 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, और फाइन लगाया 8,000 का। और साथ में कहा कि जो 6,000 रुपये थे जो दिए जाए PW1 मीन्स जो विटनेस है उनको, मीन्स जो वाइफ है उनको दिए जाए। और अक्यूज्ड को 307 से बरी कर दिया गया IPC से,
और 4 से भी एक्विट कर दिया, और जितने भी अक्यूज के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी कोई दोषी नहीं पाया, उनको भी चार्जेस से क्विट कर दिया। फिर उसके बाद जो हस्बैंड थे उन्होंने कन्विक्शन के ऑर्डर को चैलेंज किया, और हाई कोर्ट ने पूरे एविडेंस को अप्रिशिएट किया और फिर कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। उसके बाद स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने अपील जो है वो फाइल की। अब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ने अपील फाइल की और बताया कि जो केस बनता था 498 का, इसलिए हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो गलत है, और इसलिए 498 में इनके ऊपर सजा दी जाए। और फिर सीनियर काउंसिल ने बताया कि जो रिस्पोंडेंट के सीनियर काउंसिल ने बताया कि हाई कोर्ट ने री अप्रिशिएट किया और एनालाइज किया है पूरे एविडेंस को, और कन्विक्शन जो है वो नहीं बनता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है 136 आर्टिकल के अंदर जो है इसको ना मतलब एक्सरसाइज ना करे, क्योंकि इलीगलिटी कोई भी नहीं है हाई कोर्ट के ऑर्डर में। और एक सेटल प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर यही चीज बताई कि सेटल प्रिंसिपल लॉ है कि अगर रिप्रेजेबल और एड्यूस मतलब एविडेंस को रिप्रेजेंट किया जाए, कोर्ट ने जो नीचे की जो कोर्ट ने कोई एक व्यू ले लिया गया है, अपीलेट कोर्ट जो है वो इंटरफेयर ना करे, खासकर जब ऑर्डर अक्विटल का हो, और बेशक उसके ऊपर कोई दूसरा व्यू भी बनता हो। तो फिर उन्होंने दूसरी जजमेंट्स हैं उन पर भी रिलाई किया। हरबंस सिंह वर्सेस एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की एक जजमेंट है, श्री गोपाल एंड अदर वर्सेस सुभाष एंड अदर्स की जजमेंट है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस संजय राय की जजमेंट है, और भी, और फिर स्टेट ऑफ विजय भाई भाना भाई पटेल वर्सेस नवीस भाई पटेल नथु भाई पटेल एंड अदर्स की भी जजमेंट है, और स्टेट ऑफ गोवा वर्सेस संजय ठकरान की जजमेंट। तो ऐसे जजमेंट के ऊपर 5 जजमेंट पर उन्होंने रिलाई किया। अब कोर्ट ने क्या, आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, देखिए एविडेंस जो लेजिस्लेशन को डिस्कस किया, 498 क्या कहता है, और उसकी जो एक्सप्लेनेशन क्रूल्टी है वो बस डिस्कस किया इसमें, कि किस तरह क्रूल्टी की जो डेफिनेशन है उसमें 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें कई वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखिए क्रूल्टी के ऊपर जो डेफिनेशन है वो एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, कि कोई विलफुल कंडक्ट हो जिसकी वजह से वुमेन को उकसाया जाए सुसाइड के लिए, तो वो एक क्रूल्टी होती है। और विलफुल कंडक्ट जो है वो, या फिर कोई ग्रेव इंजरी कर दिया जाए, मतलब वाइफ को कोई ग्रेव इंजरी हो जाए, या फिर डेंजर हो जाए उसके लाइफ लिम्ब और हेल्थ पे, तो वो भी क्रूल्टी की परिभाषा में आते हैं। और क्लॉज बी जो एक्सप्लेनेशन का वो ये कहता है हरासमेंट ऑफ वुमेन, इस तरह की हरासमेंट की जिससे वुमेन को प्रेशराइज किया जाए कि एक तरह की कोई अनलॉफुल डिमांड या प्रॉपर्टी के लिए किया जाए, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए प्रेशराइज किया जाए, और फिर कोई अगर उसकी पूर्ति ना होने पर लिखा और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटिंग टू हर। तो अगर पूर्ति ना होने पर ऐसे प्रेशराइज किया जाए तो वो भी क्रूल्टी की परिभाषा में आते हैं। तो फिर उन्होंने बताया, लर्नेड काउंसिल ने बताया कि हर तरह की जो क्रूल्टी है, हर तरह की हरासमेंट जो है वो क्रूल्टी नहीं कही जा सकती। तो यही चीज उन्होंने बताई। उन्होंने फिर उन्होंने बताया कि सॉरी, काउंसिल ने नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फिर आगे बताया कि जो डेफिनेशन जो है हरासमेंट की, वो डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्सिंग द वुमेन टू अनलॉफुल डिमांड की अगर प्रेशराइज किया जाए तब भी वो क्रूल्टी की डेफिनेशन में आती है। तो हरासमेंट जो सिंपलिस्ट जो है, मतलब हर तरह की हरासमेंट क्रूल्टी नहीं होती है, और जब भी हरासमेंट, जब इस तरह की हरासमेंट जिसकी वजह से या तो वुमेन को प्रेशराइज किया जाए या फिर अनलॉफुल डिमांड की जाए, तो वही पनिशेबल है क्रूल्टी अंडर 498 के अंदर। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए ये कहना कि जो आगे देखिए, फिर जनरल प्रिंसिपल को भी डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि अपीलेट कोर्ट का जो अपील अगेंस्ट एक्विटल को किस तरह से डील करती है। मैंने बताया कि बेशक कोई एम्बार्गो नहीं है कि री अप्रिशिएट करना और री कंसिडर करना, लेकिन एक जनरली जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल है वो इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है जो कि अवेलेबल होती है अक्यूज्ड के पास, फंडामेंटल राइट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि हर जो पर्सन जो है वो इनोसेंट है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल को देखते हुए जो प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है वो फर्दर रीइंफोर्स्ड हो जाती है। तो ये देखिए, ये चीज उन्होंने डिस्कस की है कि अगर कोई व्यक्ति को आरोप लगा है, उसे दोषी नहीं माना जा सकता जब तक वो दोषी साबित नहीं कर देती कोर्ट, तब तक वो एक इनोसेंट ही माना जाएगा। लेकिन जब उसके ऊपर एक्विटल ऑर्डर आ जाए
तो उसकी जो प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है वो और ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो जाती है। यही चीज उन्होंने डिस्कस किया। तो फिर एक और पॉइंट डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि दो व्यूज अगर हो बनते हैं, अगर ट्रायल कोर्ट के पास अगर दो व्यूज बनते हैं, अगर उसने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद एक व्यू पे आती है जो कि अक्यूज्ड के फेवर में होता है, तो अपीलेट कोर्ट भी उसके जो ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगी, चाहे वो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर बेशक ही क्यों ना गलत हो, एरोनियस ही क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई मार्क्ड इलीगलिटी हो जाती है, बहुत इलीगलिटी हो जाती है, तभी जाके उस ऑर्डर को बीच में इंटरफेयर कर सकती है। तो जब तक कोई परवर्सिटी ना हो उस ऑर्डर में, तब तक वो है, जब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस से बचने के लिए अपीलेट कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती है। तो ये चीज डिस्कस की थी। एक चंद्रप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट थी। यह जजमेंट 2007 में आई थी। तो इसी जजमेंट को आगे भी जितने भी आज भी डेट में जितने भी एक्विटल ऑर्डर्स आ रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई एक्विटल ऑर्डर को चैलेंज करता है, तो सुप्रीम कोर्ट पिछले जो जजमेंट्स हैं उसको देखती हैं। और ये जजमेंट सारी इवन हाई कोर्ट्स भी यूज कर रही हैं एक्विटल ऑर्डर में। जब भी आपके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एक्विटल ऑर्डर के ऊपर, तो ये जजमेंट आप जरूर दिखाएं, ये आपके फेवर में जाएगी। अब इसलिए जो चांसेस हैं एक्विटल ऑर्डर को ओवरटर्न करने के, वो काफी मिनिमल हो जाएंगे अगर ये जजमेंट आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में दिखाते हैं। तो आगे देखिए, ये बताया फिर कि हाई कोर्ट ने कोई एरर नहीं कमिट की थी। अगर इस उसके उस प्रिंसिपल को देखते हुए हम अपनी कंसिडरेशन ये देते हैं कि हाई कोर्ट ने कोई एरर जो है वो नहीं की थी, एविडेंस को जब डील करते समय कोई एरर नहीं की थी जिसकी वजह से कहा जा सके कि काफी इलीगलिटी है, या फिर कंक्लूजन जो आया है हाई कोर्ट का जो कि अनटेनेबल है, और जिसकी वजह से एक अपीलेट सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत हो पड़ सकती है। तो ये चीज उन्होंने डिस्कस किया। फिर आगे देखिए, फिर यही चीज बताई आगे कि ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कोई सम एविडेंस बेशक रिकॉर्ड में है, लेकिन डिमांड एट द टाइम ऑफ मैरिज, बट इट इज क्लियर दैट फाउंडेशन ऑफ एक्शन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट वाज लेड डाउन। जब कंप्लेंट जो लॉन्च हुई थी 22 में 1996 में जो लॉन्च हुई थी कंप्लेंट, तभी जो एक्शन लिया गया, और तभी से प्रोसिक्यूशन मशीनरी जो थी वो मोशन पे सेट इनटू द मोशन, वो हरकत में आई अपने मतलब काम करने के लिए। लेकिन इस साथ में ये भी कहा कि कोई रेफरेंस जो था पास कंडक्ट का, और बट टेनर ऑफ द कंप्लेंट इस एक साफ लगता है कि एलिगेशन जो थे हरासमेंट की थी, अलेज्ड इंसिडेंट जो हरासमेंट का कि जहर देने का जो इंसिडेंट था, वो क्या लिखा है कि सोली विद हर फेलियर टू एडिशनल अमाउंट 50,000 फ्रॉम हर फॉर द परचेज ऑफ लॉरी। लेकिन कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि कोई स्पेसिफिक इंस्टेंस जो है हरासमेंट का नहीं मतलब ऑन रिकॉर्ड में आया है। फिर इसमें बताया कि लॉन्ग कोर्स ऑफ कंडक्ट था रिस्पोंडेंट का, उससे पता चलता है कि एक हरासमेंट की जो हरासमेंट है वो टोटली बेसलेस नहीं है। तो ये इस पे मतलब अपने निर्णय पे जो निष्कर्ष निकाला ट्रायल कोर्ट ने कि 50 जो डिपॉजिट था 1.5 लाख का रिस्पोंडेंट का फॉर द परचेज ऑफ लॉरी इन द नेम ऑफ कंप्लेनेंट जो है वो डाउटेड होती है बाय द ट्रायल कोर्ट। और फिर उन्होंने बताया कि एलिगेशन जो पॉइजनिंग थी अक्यूज के द्वारा कि कंप्लेंट को मारने की, तो उसमें मतलब कंप्लेंट को मतलब मारने के लिए ट्रायल कोर्ट ने पाया कि एविडेंस जो था PW3 का और P7 का जो कि अनरिलायबल था। तो उस जो सारा का सारा जो वर्जन था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फिर आगे देखिए, ये बताया कि कंडक्ट ऑफ PW3 आल्सो ऑब्जर्व्स कि मतलब जो हस्बैंड जो फादर थे उनके ये कंडक्ट से ऐसे ऑब्जर्व पता पड़ा कि अक्यूज ने भागने की कहीं भी कोशिश नहीं की, जिससे कॉर्पोरेट होता है। मीन्स जैसे बताया कि एडमिट हो गए, हॉस्पिटल में थी, तो कहते हैं अगर वो चाहती तो वो भाग सकते, लेकिन वो भागे नहीं। तो इससे पता चलता कॉर्पोरेट्स होता है कि एंग्जाइटी थी, वो डरे हुए थे अक्यूज 1 से लेकर जो 4 तक थे, और कि उनकी जो लाइफ जो है कंप्लेंट की, वो मतलब जो लॉस ऑफ मतलब जो जिंदगी जो खतरे में थी उससे वो डरे हुए थे 1 से A4। तो प्रोसिक्यूशन के वर्जन को रिजेक्ट करते हुए ट्रायल कोर्ट ने A2 से लेकर A4 के जितने भी थे उनको अक्विटेड कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने काफी डाउट्स क्रिएट किए, मतलब उनको काफी डाउट्स लगे थे, और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे काफी ज्यादा डाउट्स हुए थे। और फिर उन्होंने एनालिसिस आगे फिर देखिए आगे बताया कि
एप्रिशिएट करते समय एनालिसिस को, एविडेंस को एप्रिशिएट किया और रीअप्रिशिएट किया, और नहीं सॉरी, एनालिसिस किया और रीअप्रिशिएट किया, और फिर उन्होंने कहा कि लर्नड जज थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंप्लेंट जो थी, जो P1 थी कंप्लेंट, रिस्पोंडेंट ने प्रेशराइज किया था 50,000 रुपए देने के लिए कि एडिशनल की लेकर आओ कि हमें लॉरी खरीदनी है, लेकिन उसके जो फादर जो थे PW3 थे, उन्होंने इस एलिगेशन को सपोर्ट नहीं किया। मीन्स कंप्लेनेंट ने जो एक अपनी एलिगेशन, क्योंकि यहाँ पर अभी वो एविडेंसेस नहीं है, इसलिए जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी उसी को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करें। उन्होंने कहा कि PW3 जो हस्बैंड, जो फादर थे लड़की के, उन्होंने इस एलिगेशन को सपोर्ट नहीं किया, तो फिर ये डाउट मानी गई, क्योंकि उन्होंने 50,000 रुपये मांगे थे। अगर मांगे थे तो फिर फादर ने विटनेस बॉक्स में आके क्यों नहीं कहा, और यही चीज उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि लर्नड जज ने फिर जो थे, उन्होंने एविडेंस को, इंटायर एविडेंस को एनालाइज किया, और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक सेल्फ सर्विंग टेस्टिमनी है। मींस PW1 की एक सेल्फ सर्विंग टेस्टिमनी है, जिसकी वजह से बताया गया कि उसे मारा पीटा जाता था। और अगर कहा कि अगर हम मान भी लें कि PW1 के वर्जन को कि अक्यूज ने अटेम्प्ट किया था मारने के लिए और उसको जहर पिलाने की कोशिश की थी, एक नहीं बल्कि 2 बार, तो फिर वो चुप क्यों रही? यहाँ ये चीज बताया कि शी वुड नॉट कीप क्वाइट विदाउट रिपोर्टिंग द मैटर टू द पुलिस। अगर पहले अगर ऐसा इवेंट हो गया था तब भी आप रहे, उसके बाद दूसरी बार भी डालने के बाद कोशिश की तब भी आप चुप रहे, तो ये एक सेकेंड इंसिडेंट जो था लगभग एक महीने तक आप चुप रहे। तो फिर कंप्लेंट के जो कंटेंट्स हैं वो शो करते हैं कि P1 जो थी वो चाहती थी कि कम रिस्पोंडेंट जो है उसकी नौकरी चली जाए, मीन्स हस्बैंड की नौकरी चली जाए, और बिकॉज कि उसने P1 अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड की, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, इसलिए उसकी जो है हस्बैंड की जो है वो नौकरी चली जाए, वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की नौकरी चली जाए। आगे देखिए बताया कि इट कैनॉट बी प्रिज्यूम्ड कि only of the account of harassment or cruelty meet out her she made an attempt to commit suicide, taking all the circumstances into consideration। लर्नड जो सिंगल जज थे, मतलब हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि टेस्टिमनी जो PW1 की जो टेस्टिमनी पे रिलाई करना सेफ नहीं होगा, और स्पेशली तब जब हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस थे इतने ज्यादा हद तक खराब हो चुके थे, तो ट्रायल कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही दिया हस्बैंड के जितने भी रिलेटिव्स थे P2 से लेके, सॉरी A2 से लेके A4 को, और जो मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए था, किसको, हस्बैंड को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए था। और अब जबकि आप A2 से लेकर A4 जितने भी जो को एक्यूज हैं उसको आप एक्विटल कर रहे हो, जब 4 लोग हैं, एक 2-3 लोगों को आप एक्विट कर रहे हो और एक के ऊपर आप लगा रहे हो, तो कहते हैं उसको भी डाउट बनना चाहिए, देना चाहिए था। तो ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि P1 जो मतलब जो मैरिड वुमन थी उनकी जो डिपोजिशन, और PW3 जो फादर है लड़की के, उससे हमने कहा उसके उसकी डिपोजिशन को देखते हुए हम एक अपनी अटेंशन दिखाते हैं कि लर्नड काउंसिल ने, हम कन्विंस करते हैं कि हाई कोर्ट ने एविडेंस को एनालाइज किया, और हाई कोर्ट का जो एक्विटल ऑर्डर है वो काफी ज्यादा वेल मेरिटेड है, और फिर उसकी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और पर्टिकुलरली जब FIR जो है वो कंप्लेनेंट ने 1 महीने के बाद डाली है, तो कहा, फिर आगे देखिए, ये इस पॉइंट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम एंड अगेन ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट लॉजिंग ऑफ द FIR हैज बीन हाईलाइटेड। जितनी प्रॉम्प्टली तेजी से आप FIR लॉन्च करते हैं, प्रॉम्प्ट FIR जो होती है वही जो है काफी रिलायबल होती है। और नहीं, अगर उससे क्या बताया है कि अगर डिलेनेस होती है FIR लॉन्च करने में, तो उससे क्या होता है, इस तरह की एक एम्बेलिशमेंट आ जाती है, मीन्स काफी ज्यादा उसे अलंकृत किया जा सकता है, एग्जेजरेट किया जा सकता है, जो कि आप कंप्लेंट है वो आफ्टर थॉट, और भी मतलब मान लीजिए FIR जो है 3 दिन बाद आप लॉन्च करो, तो कंप्लेंट कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, तो इससे एग्जेजरेट भी करेगा, जो असल इवेंट होगा वो बताएगा नहीं, बल्कि उसे बढ़ा चढ़ा के जितना हो सकेगा एग्जेजरेट करेगा, जो कि आफ्टर थॉट होगा। फिर आगे ये चीज बताई उन्होंने कि जो डिले जो होती है FIR, उससे क्या होता है, एडवांटेज ऑफ स्पॉन्टेनिटी लॉस हो जाती है। मीन्स अगर कोई का व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट डालने जा रहा है, वो उसको और इमीडिएटली डाल देता है, तो उसका सोचने की गुंजाइश कम होगी, तो स्पॉन्टेनिटी वर्ड यूज किया गया। तो स्पॉन्टेनिटी वो जो वर्ड है वो
लॉस हो जाएगा, और उसके बाद में कहा कि डेंजर हो जाएगा। एक कलर्ड वर्जन मीन्स एक एक खतरा आ सकता है उसकी एफआईआर में। एक एक जो इवेंट हुआ होगा कुछ, और बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, तो इससे बढ़ा चढ़ा के भी इवेंट को कहा जाता है कलर्ड वर्जन। उससे क्या होगा कि एग्जैजरेटेड अमाउंट जो है इवेंट का वो डाला गया है। देखिए आगे बता चलते हैं। तो उससे बताया कि ये एग्जैजरेटेड इवेंट जो होता है वो क्यों होगा, या तो वह मनगढ़ंत कोई कहानी बना लिया जाती है, या फिर डिलिब्रेशन एंड कंसल्टेशन, लोगों से ऐसे किसी से पूछ लिया, एक्सपर्ट से पूछ लिया आगे क्या करना है, किस तरह से करना है, तो मतलब आप डिस्कस कर रहे हो, कंसल्टेशंस कर रहे हो, तो ऐसे में रिलायबिलिटी एफआईआर की खत्म हो जाती है। तो इसके यही चीज बताया है कि इट्स आल्सो क्रिप्स इन कास्टिंग अ सीरियस डाउट ऑन द वेरिसिटी, एक तरह की एक डाउटनेस आ जाती है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये एक 1970s में भी जजमेंट आई थी, थुलिया कली वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की। इस जजमेंट को भी आप देखेंगे, इस पॉइंट में भी डिस्कस किया गया था कि डिलेनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो यही वर्डिंग्स जो है वो उस जजमेंट में भी थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी वर्ड ऑब्जर्वेशन में लिखा है, ऐसे मिलते जुलते वर्डिंग्स वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। आगे फिर बताया कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो डेट ऑफ अकरेंस 19 अप्रैल 1996 की थी, लेकिन लॉन्च हुई 22 मई 1996 पे, जब डिस्चार्ज हो गई हॉस्पिटल से 22 अप्रैल 1996 में। तो कंप्लेनेंट को वहां गई, अपने घर मतलब अपने पेरेंट्स के घर चली गई और वहीं रहने लगी। आगे तो देखिए, आगे क्या बताया कि टेस्टिमोनी में कंप्लेंट ने डिस्पोज किया कि कोई भी व्यक्ति आया नहीं उसके हालचाल पूछने के लिए, तो फिर उसके बाद उसने एफआईआर लॉन्च कर दी। तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि जो है डिले क्यों आपने डिले की है, जबकि पुलिस विद द पुलिस हैज कम ऑन रिकॉर्ड में डिले करने का जो कोई भी एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दिया कंप्लेंट है। तो हम ये ओपिनियन देते हैं कि सर्कमस्टांसेस रेज करते हैं उसकी वजह जो कि जेन्युइननेस ऑफ कंप्लेंट और वेरिसिटी ऑफ एविडेंस को डाउट क्रिएट करते हैं। इस तरह की हमारी एक सर्कमस्टांसेस रेज हो रहे हैं कि हमें उसकी जो जेन्युइननेस है उसको डाउट में के घेरे में आएगी, और कि एविडेंस जो है वो P1 और P3 का उसको ये काफी ज्यादा सेफ नहीं है उसकी, जबकि मतलब काफी ज्यादा अनसेफ है, जिसकी वजह से कन्विक्शन किया जा सके रिस्पोंडेंट को। और फिर आगे एक और पॉइंट लिखा कि जब substratum of the evidence by the complainant is found to be unreliable, prosecution has to be reject in the entirety। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ये किस हद तक यूज होता है, ये इंडियन लॉ में किस तरह यूज होता है, ये एक डिस्कशन का पार्ट है कि अगर सबस्ट्रेटम ऑफ एविडेंस जो है कंप्लेंट ने दिया गया वो कि अनरिलायबल है, तो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो पूरे का पूरा रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया। तो आगे देखिए बताया कि ऐसे देखते हुए हम अपना ओपिनियन देते हैं कि जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी एक्विट करने की रिस्पोंडेंट को, उसमें कोई तरह की इन्फर्मिटी या इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। तो अपील जो है वो डिवाइड ऑफ मेरिट्स है और उसे डिसमिस कर दिया जाए, हम उसे डिसमिस कर। तो देखिए ये थी स्टेट की जो जजमेंट थी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की जजमेंट, मतलब जो अपीलेट थी उनकी जो स्टेट की जो अपील थी उसको कोई मेरिट्स नहीं पाया गया, और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में उनकी जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया। तो इसने कंक्लूजन ये निकला कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो ठीक था, ट्रायल कोर्ट ने चूक कर दी कन्विक्शन करते समय, और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है जो भी कोई अपीलेट कोर्ट की जो पावर है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है अगर कोई एक्विटल ऑर्डर को चैलेंज कर रही है, चाहे कोई भी स्टेट कर रही हो या कंप्लेंट कर रहा हो। तो ये उम्मीद है ये जजमेंट आप अपने जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे अपने अपीलेट कोर्ट के उसमें आप दिखा सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें आपकी काफी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी जरूर पोस्ट कीजिए, हम आपकी क्वेरी को किसी वीडियो के द्वारा अगर अच्छी होगी क्वेरी तो उसको कई लोगों को अगर उस क्वेरी से फायदा हो सकता है तो एक वीडियो बना के आपकी क्वेरी को अपने नाम और डिटेल्स को हटा के एनोनिमस लेवल पे उसकी जो क्वेरी के जो कंटेंट्स अगर मैच करते होंगे मैक्सिमम क्वेरीज के साथ, तो हम उसका वीडियो बना के उसकी क्वेरी में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए नए और जानकारी हेतु वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।